हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास को कवर करने वाले हैं जिसमें हम टॉपिक 2 यानी कि भू संसाधन भूमि संसाधन को कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने टॉपिक 1 संसाधन को कवर किया था, तो आप पहले इसे जाके देखिए। तो अब हम पढ़ेंगे भू संसाधन। भू को भूमि कहा जाता है या फिर धरती भी हम इसे कह सकते हैं। भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि हमारे जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो चलना, दौड़ना, परिवहन, खेती, ये सभी क्या होती है, ये सभी इसी भूमि पर की जाती है। इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ तक कि हम घर भी इसी भूमि पर बनाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार की जो व्यवस्था है वो भी इसी भूमि पर होती है। लेकिन लेकिन जो हमारी धरती है वो एक क्या है, बहुत ही सीमित है, बहुत सीमित संसाधन है। इसलिए हम लोग को इस भूमि का उपयोग जो है अनेक उद्देश्यों के लिए और योजनाबद्ध तरीके से ही करना चाहिए ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपके बुक में एक पिक्चर दिया होगा जिसमें कि मैदान, पठार और पर्वत क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि वो कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। तो 43% भाग है वो, जिसे नीले कलर से दिखाया गया है, वो मैदान का क्षेत्र है जिसपे कि कृषि करने के बहुत जो कि कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। वहीं जो 27% भाग है जिसे कि येलो कलर से दिखाया गया है वह पठार का क्षेत्र है, और जो 30% भाग है जो कि पर्पल कलर से दिखाया गया है वो पर्वत क्षेत्र है। तो यहाँ हमने जाना कि कितने प्रतिशत भाग में कौन से क्षेत्र हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि मैदान, पर्वत और पठार के चित्र दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते भारत, जो हमारा देश है, उसमें अनेक प्रकार की भू आकृति पाई जाती है जिसमें कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप ये सभी आते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जो 43% भाग बताया, जो 43% भाग था जो कि मैदान का क्षेत्र था, वो क्या होता है, वो कृषि और उद्योग के विकास के लिए बहुत ही अच्छे है, सुविधाजनक है। वहीं जो 30% भाग होते हैं जो कि पर्वत के क्षेत्र है, वो क्या होते हैं, वो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और जो पर्यटन के विकास होते हैं उनके लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं, देते हैं। और बाकी जो बचा हुआ 27% भाग होता है, और बाकी जो बचा हुआ 27% भाग है वह पठार का क्षेत्र है जो कि खनिज के लिए और जीवाश्म ईंधन और वनों का एक विशाल संचय कोष होता है, यानी कि भंडार होता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने भू संसाधन के बारे में पढ़ा। अब हम इसी भूमि के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ भू संसाधनों का इस्तेमाल कुछ उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसमें से पहले वन आते हैं। पहले भूमि का उपयोग सबसे पहले वन के लिए किया जाता है। वहीं दूसरे में कृषि के लिए जो अपर्याप्त धरती होती है वो क्षेत्र आता है जिसमें कि बंजर और कृषि अयोग्य धरती होती है जो कि खेती के लिए नहीं होती है, जो खेती लायक होती ही नहीं है, ये बंजर भूमि होती है। और वहीं गैर कृषि प्रयोजना में लगाई गई भूमि, ये भूमि है जो कि कृषि के लायक है ही नहीं, कृषि कार्य के लिए आते ही नहीं है, जो कि इमारत, सड़क और उद्योग किए जाते हैं। खेती भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य धरती क्या है? इसके अंदर स्थायी चारागाह स्थायी चारागाह और अन्य गोचर धरती आती है। अब स्थायी चारागाह उन्हें कहते हैं जो मैदान चरने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इसको अगर हम तकनीक का यूज करें तो इस जमीन को हम खेती के लायक बना सकते हैं, यानी कि इसमें खेती कर सकते हैं। वहीं दूसरे में विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन जो धरती होती है वो आते हैं, जो कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तीसरे में है कृषि योग्य बंजर धरती, जहाँ 5 से अधिक वर्ष में खेती नहीं की गई हो, लेकिन इसमें तकनीक का यूज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। अब पड़ती भूमि क्या है? तो पड़ती भूमि एक प्रकार की ऐसी भूमि होती है जो कि 1 से 5 वर्ष तक इसमें खेती नहीं की गई हो, लेकिन इसको जानबूझकर छोड़ा जाता है ताकि उसकी जो उर्वरकता शक्ति है, जो क्षमता है, वो वापस आ सके और जिसमें हम फिर से खेती कर सके, जिसके अंदर पड़ता जिसके अंदर वर्तमान पड़ती और वर्तमान पड़ती भूमि के अलावा अन्य पड़ती भूमि और पुरातन पड़ती आती है। पांचवे में आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि निवल क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया जो क्षेत्र को अगर हम शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो यह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है।
यहाँ पर हमने निवल बोए गए क्षेत्र को समझ लिया, यानी कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है जिसमें कि हमने अभी जितने भी भू उपयोग के बारे में पढ़ा उनके प्रतिशत के बारे में दिखाया गया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग के प्रारूप क्या क्या है, मतलब भारत के जो भूमि का उपयोग है वो किस प्रकार है। तो ये तो आपको पता होगा कि भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा जो मानवीय कारक है जैसे कि जनसंख्या घनत्व हो गया, प्रौद्योगिक क्षमता हो गई, सांस्कृतिक और पारंपरिक जो हो गए, वो क्या होते हैं, वो भू उपयोग को निर्धारित करने के एक भौतिक कारक होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये तो पता है कि हमारा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के हिसाब से 7वें स्थान पर आता है और वह विश्व का 2.4% भाग है। ठीक, लेकिन जो बाकी 6 देश है वो कौन कौन से हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस 93% भाग है, हमें बस उसी के भू आंकड़े प्राप्त हैं। यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर प्रांत में असम, हमारा जो पूर्वोत्तर प्रांत है उसमें जो असम है उसको छोड़कर बाकी जो अन्य राज्य यानी कि प्रांत है उसकी जो सूचित क्षेत्र है उसके बारे में अभी हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के जो अधिकृत क्षेत्र है उनकी भूमि उपयोग का भी हमें सर्वेक्षण नहीं हुआ है। आगे दिया गया है कि वर्तमान पड़ती भूमि के अलावा जो अन्य पड़ती भूमि यानी कि जो बंजर है और जिन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत अधिक है, यानी कि अगर इस भूमि में 2 या 3 वर्ष में इनको 1 या 2 बार बोया जाए और यदि हम इसे शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल भी कर ले, तब भी जो हमारा भारत का कुल सूचित क्षेत्र होगा वो केवल 54% भाग में ही हम खेती कर सकते हैं। यानी कि जो अगर हम इस भूमि को भी बंजर जो भूमि जिसको हम लायक में ला सक जिसको हम खेती में ला सकते हैं, अगर इसे हम ठीक करके इसे भी अगर हम शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल करें, लेकिन भी जो हमारा भारत का कुल क्षेत्र है जो सूचित क्षेत्र है उसमें केवल 54% भाग ही रहेगा जिसपे हम खेती कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने समझा। आगे देखते हैं। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र यानी कि जो निवल बोया गया क्षेत्र है उसका प्रतिशत भी अलग अलग राज्य में क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में है जो वो 80% भाग है जिस पे हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हम 10% भाग में ही क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं, यानी कि खेती किया जा सकता है। आगे देखते हैं। तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय वन नीति है 1952 के द्वारा जो निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% जो भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या है, वो वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र क्या है, बहुत ही कम है। यानी कि वन के क्षेत्र बहुत ज़्यादा कम है, 33% क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं। और वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। भू उपयोग का जो एक बड़ा भाग है वो क्या है, बंजर है, और जो दूसरा है वो गैर कृषि प्रयोजनाओं में लगाई गई भूमि है। यानी कि पहला भाग जो बंजर है जो खेती लायक नहीं है और दूसरा जो कि कृषि के लायक नहीं है, यानी कि इसमें कृषि नहीं की जाती है बल्कि इसमें उद्योग, इमारत, सड़कें आदि बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर यही सब दिया हुआ है कि बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टान, सूखी मरुस्थलीय भूमि शामिल है। वहीं गैर कृषि प्रयोजना में लगाई गई भूमि में बस्ती, सड़क, रेल लाइन, उद्योग आदि शामिल है, जो कि हमने अभी पढ़ा। आगे देखते हैं। तो लंबे समय तक लगातार भूमि के संरक्षण और प्रबंध की उपेक्षा करना और लगातार भू उपयोग के कारण जो भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसके कारण समाज और पर्यावरण क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इसमें आपत्ति आ रही है, आपत्ति आ सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकरण क्या है और इसके संरक्षण उपाय क्या है। तो भूमि निम्नीकरण एक प्रकार की ऐसी समस्या है जिसमें मिट्टी की जो गुणवत्ता शक्ति होती है, जो उपजाऊ शक्ति होती है और इसकी जो उत्पादकता क्षमता होती है उसमें कमी आती है, और जिससे कि खेती और अन्य उपयोग के लिए ये जमीन नहीं रह सकती, उसी को हम लोग भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो हाँ, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे कि हमें भोजन, मकान, कपड़े और अपनी जो मूल आवश्यकताएं, जरूरतें, सामान है वो सभी का 95% भाग प्राप्त होता है। आज भारत का जो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो निम्नीकृत है, यानी कि ये भूमि और खेती के लायक नहीं बची। इसमें से लगभग 28% जो भाग है
जो भूमि है वो निम्नलिखित वनों के अंतर्गत आता है। वही जो 56% भाग है उस पे वही जो 56% क्षेत्र है वह जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। आगे देखते हैं मानवीय क्रियाएं जैसे कि वनोन्मूलन यानी कि पेड़ काटना, अति पशुचारण, खनन वो क्या है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारक रहा है। खनन क्रिया के पश्चात खदानों वाले स्थानों को गहरी खाई और मलबे के साथ क्या छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे जो राज्य है में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। वहीं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण रहा है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो है वो अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण के में शामिल है। इसके बाद बताया गया है कि भूमि को बहुत ज़्यादा सींचा जाए तो वो भी एक प्रकार की अपनी गुणवत्ता शक्ति को खो देते हैं। इसलिए अधिक सिंचाई भी क्या है एक भूमि निम्नीकरण का जिम्मेदार है, जिससे कि मृदा लवणीय और क्षारीय बन जाती है। खनिज प्रक्रिया जिसमें कि सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी का जो इस्तेमाल से निकलने वाला जो धूल होता है वह हमारे वायुमंडल में जाता है और वह जो होता है वो धरती यानी कि भूमि में जम जाता है, जो कि मृदा में जल सोखने की प्रक्रिया को कम कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो धरती और जल को प्रदूषित कर रहे हैं। वह उसका एक मुख्य कारण है प्रदूषण का। ठीक है, तो आगे यहाँ तक हम समझ लिए। आगे हम इसके संरक्षण उपाय के बारे में, भूमि निम्नीकरण के संरक्षण उपाय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें भूमि निम्नीकरण से बचने के लिए पेड़ लगाना और चारागाहों का उचित प्रबंध करने की कोशिश करनी चाहिए। पेड़ लगाने और चारागाहों को उचित प्रबंधन करने से भूमि निम्नीकरण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। वही पेड़ों की रक्षक मेखला यानी कि उसे कतारों में लगाकर हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी हम भूमि कटाव की रोकथाम कर सकते हैं। यहाँ पर रक्षक मेखला के बारे में दिखाया गया, तो आप इसे देख लीजिएगा, जिसमें कि पेड़ों को कतारों में लगाया गया है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यानी कि जो बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंध करना और खनन नियंत्रण करना, उस पर एक संतुलन बनाना और औद्योगिक के जो जल है उसको परिष्करण करके साफ करने के पश्चात उसको विसर्जित करना, उसको छोड़ना। इससे जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पर कम का स्पेलिंग गलत है, तो इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय।